A very good evening guys, welcome to चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में मैं आर मिश्रा गाइज आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मेरे ख्याल से मुलाकात हो रही है। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम, सो लेट्स गो। शुरू करते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। और दिस इज गोइंग टू बी द कंबाइंड प्रैक्टिस फॉर यूपीटीटी एंड सुपर टीटी। सम वेरी वंडरफुल क्वेश्चंस, बहुत मजा आएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। जैसे प्रैक्टिस शुरू हुई थी इन द सेम जोश, अब दोस्तों 9 बजे मैं रोज आता रहूँगा। वेरी गुड इवनिंग गाइज, काफ़ी दिनों से भी गाइज हैव नॉट मेट। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग उसी जोश में लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस वंस मोर। एक बार फिर से प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चिंतन दोस्तों एक बहुत ही, देखिए दोस्तों ध्यान से कहेंगे, इसमें क्वेश्चन 1 नहीं है दोस्तों, नंबरिंग 2 से शुरू हुई है। ये मत सोचिएगा क्वेश्चन 1 छोड़ दिया गया है, देयर इज नो क्वेश्चन 1। तो आइए शुरू करते हैं। आइए, तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है दोस्तों। है ऐसा आना चाहिए था। है, यह किसने कहा है दोस्तों? यह किसने कहा है? डीबी ने, पियाजे ने, रॉस ने, गिलफोर्ड ने। इसको गाइस शुरू करते हैं। तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है, यह किसने कहा है दोस्तों? वेरी फेमस डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग। चिंतन की शायद दोस्तों दुनिया की सबसे परफेक्ट और सबसे सटीक परिभाषा कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। दोस्तों सिंपल सी बात है। पहले दोस्तों मैं चाहूंगा आप उत्तर देते रहे और साथ साथ मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं। दोस्तों ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है गाइज कि चिंतन होशो हवास में होता है। दोस्तों कोई घर्राटा मार के सो करके नहीं कर सकता चिंतन। चिंतन के लिए यह जरूरी है कि जो व्यक्ति चिंतन कर रहा है वह होश में हो, पहली बात। दूसरी बात, आप चिंतन कर रहे हैं तब ऐसा थोड़ी है कि आपको पता ही नहीं आप सोच रहे हो। आप चिंतन कर रहे हैं तो आपको पता भी होगा। यह संज्ञानात्मक मतलब चेतन, और मानसिक मतलब दोस्तों इससे मेंटल साइट, माइंड एंड कॉन्शियसनेस दोनों वर्क करेंगे जब आदमी कर रहा होगा क्या? चिंतन। और यह दोस्तों परफेक्ट परिभाषा है जो गाइज हैव टोल्ड मी। दोस्तों आई एम डैम श्योर गाइज आर गेटिंग मी नाउ। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यस, लेट्स गो। यस, मैं दोस्तों चाहूंगा यस और राइट। यस, आई। और यह दोस्तों कहा है किसने? बिल्कुल सही, रॉस ने। रॉस इज द राइट आंसर। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बिल्कुल सही गाइज, रॉस इज द राइट आंसर। इसको आइए दोस्तों, विद्यालय में आइए दोस्तों कौन सा कार्य, बहुत ही बढ़िया। देखिए विद्यालय में दोस्तों कुछ शिक्षण के क्वेश्चन है। विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कौन सा कार्य नहीं करेगा? दोस्तों कह रहा है कि कोई भी शिक्षक विद्यालय में स्टूडेंट के समायोजन के लिए इनमें से कौन सा कार्य नहीं करेगा? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना, कठोर दंड देकर कार्य करवाना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। All of us know what is the right answer. इसको विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कौन सा कार्य नहीं करेगा? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था, संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना, कठोर दंड देकर कार्य करवाना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। दोस्तों गाइस सिंपल सी बात है। ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज द राइट आंसर। दोस्तों व्यक्तिगत शिक्षण। दोस्तों व्यक्तिगत शिक्षण का अर्थ नहीं कि एक बच्चे को अलग ले जाके पढ़ाएंगे कोने में, यह नहीं है व्यक्तिगत शिक्षण। व्यक्तिगत शिक्षण का दोस्तों अर्थ यह है कि जब शिक्षक पढ़ा रहा हो तो वह यह ध्यान दे, ध्यान से सुनेंगे, तो वह यह ध्यान दे कि क्या देगा ध्यान? वह ध्यान देगा कि प्रत्येक बच्चे पे ध्यान दिया गया है, हर बच्चे की जरूरत को समझा गया है, एक एक को पढ़ाना जरूरी नहीं है। अर्थात ये सही है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं गाइज। संवेगात्मक दोस्तों की क्रोध पर नॉर्मल संवेग रखना, ज्यादा क्रोध न करना, ज्यादा भावुक भी न होना, अर्थात ये भी सही है गाइस। सहानुभूतिपूर्ण दोस्तों, हमेशा बच्चा बुखार हुआ है, आप 5 डंडा मार के पढ़ा रहे हो दोस्तों, अगर कोई अभी आपको बुखार होता तो आप क्लास नहीं ले पाते, अगर उसको फीवर हुआ है दोस्तों तो आप उससे सहानुभूति रखिए, सिंपैथी रखिए। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई दोस्तों, कठोर दंड। यस, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आई। अत्यधिक दोस्तों, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त रहने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी लोग का व्यक्तित्व कैसा होता है? दोस्तों कह रहा है वो लोग जो बहुत बोलते हैं या बहुत खुश रहते हैं या बड़े ही मिलनसार टाइप के होते हैं,
उनका व्यक्तित्व कैसा होगा दोस्तों? ऑप्शन ए अंतर्मुखी होगा, बहिर्मुखी होगा, संतुलित होगा, इनमें से सभी। इसको तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ से कटे कटे रहते हैं, जो हमेशा दोस्तों जिनका काम है भीड़ से अलग रहना, एकांत रहना दोस्तों, चुप्पी मार के अगर उनको 15-20 लोगों में खड़ा कर देंगे, बड़े अरे यार क्या करूं क्या ना करूं, अरे यार मैं शर्म के मारे, संकोच के मारे दोस्तों, उनके अंदर एक बड़ी हीन भावना सी होती है एकांतवास के लिए। और दोस्तों वो लोग और ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? अंतर्मुखी बोलते हैं दोस्तों। लेकिन वो लोग जो वाचाल हो, खूब बातूनी हो, हमेशा खुश रहते हो तथा मिलनसार सामाजिक प्रवृत्ति के हो दोस्तों, इससे सिंपल सा मतलब है कि ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? यस, बीप बॉम्ब इज द राइट आंसर, बहिर्मुखी इज द राइट आंसर। इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सीखने में दोस्तों मैंने आज ही कई जगहों पे पढ़ाया दोस्तों, कई बैचेज में पढ़ा भी रहा हूं। सीखने में जब हमारी उन्नति रुक जाती है, प्रश्न गाइज, सीखने में जब हमारी उन्नति रुक जाती है, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपसे जरूर देखूंगा और साथ ही साथ दोस्तों जब मैं समझाऊंगा तो आपसे यस भी चाहिए होगा। तो मैं दोस्तों चाहूंगा कि एक बार इसे देखें। सीखने में जब उन्नति हमारी रुक जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, सीखने का ग्राफ, इनमें से सभी। गाइज इसको शुरू करते हैं। चाहूंगा गाइज आप बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। यस, सीखने में जब हमारी उन्नति पूर्णतः रुक जाती है तो यह क्या हो जाता है? यह सीखने का पठार है, सीखने का ग्राफ है, या इनमें से सभी? गाइज एक बार देखेंगे इसको। यस, आइए शुरू करते हैं। यस, राइट। दोस्तों बहुत लोगों ने, मैनी ऑफ यू हैव गॉन फॉर द राइट आंसर। और दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, आप जानते हैं न तो ये हमारा उत्तर है, न तो ये हमारा उत्तर है। गाइज सिर्फ हमारे दो उत्तरों के बीच में मुकाबला चल रहा है, और पहला है सीखने का वक्र और सीखने का पठार। दोस्तों ध्यान सुनेंगे, सीखने के वक्र दोस्तों क्या है? सरल वक्र, नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र, या मिश्रित वक्र। दोस्तों मिश्रित वक्र, इनमें से कहीं भी आप देख सकते हैं अधिगम रुका हुआ नहीं दिखाई देता। भाई इसमें क्या है? अधिगम एक समान रहता है। कैसा रहता है? एक समान रहता है। इसमें शुरू में धीमा, बाद में तेज होता है दोस्तों, बाद में तेज। इसमें शुरू में तेज, बाद में धीमा होता है, तेज धीमा, धीमा तेज आप देख सकते हैं। और इसमें अधिगम की गति समान रहती है, तेज धीमे, लेकिन कहीं भी अधिगम रुका हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाना चाहता हूं, अर्थात यह इसका उत्तर नहीं गाइस, मतलब यह इसका उत्तर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रश्न है इसका उत्तर क्या है? तो आइए आपको दिखाते हैं क्या है इसका उत्तर, देखते हैं। आइए दोस्तों अब देखेंगे। तो अब गाइज मैं आपको दिखा रहा हूं क्या है, कब रुके हुई दिखेगी। दोस्तों ध्यान से देखिए। दोस्तों अब देखिए गाइज, ये रहा। जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जैसे आप मान लीजिए साइंस पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो। अब दोस्तों यहां से आपने बहुत धुआंधार यहां तक पढ़ाई की, यहां मान लीजिए दोस्तों आप अपने चरम पे पहुंच गए और यहां आपने खूब जम के यहां तक पढ़ा। और दोस्तों अब आपको क्या लग रहा है कि अब आपको नींद आ रही है, अब आपको थकावट आ रही है, अब आप सोना चाहते हो। तो गाइस जब ऐसा थोड़ी है, यहां पे आप पढ़ने को थोड़े समय के लिए क्या कर रहे हो? रोक रहे हो, समाप्त नहीं कर रहे हो। मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप समाप्त नहीं कर रहे हो। आज दोस्तों हम इस पे बात करेंगे, आप सिर्फ कुछ समय के लिए रोक रहे हो। तो अब गाइज आप खुद सोचिए कि जब आप रोक रहे हो तो ऐसा भी तो नहीं होगा कि जो आपने सीखा है तुरंत शून्य हो जाएगा। भाई आप ऐसा थोड़ी तुरंत बंद करोगे यहां शून्य पे आ जाओगे, क्योंकि यह है दोस्तों वाई एक्सिस, यह है एक्स एक्सिस, यह है ओरिजिन पॉइंट 0। दोस्तों अब ना तो आप शून्य पे गिरोगे, क्योंकि आप नया तो कुछ सीख नहीं रहे हो। तो कुछ समय के लिए आपके अधिगम का वक्र ना तो ऊपर जाएगा, क्योंकि आप नया सीख नहीं रहे हो और आप ऊपर जाओगे नहीं, ना तो दोस्तों पुराना भूल रहे हो तो एकदम नीचे भी नहीं आ जाओगे। इसलिए थोड़े समय के लिए यह एक सीधी रेखा बन जाएगा दोस्तों, और इसे कहते हैं अधिगम का क्या? पठार। दोस्तों अब आप समझ गए हैं, अधिगम का पठार ये नहीं दिखाता कि अधिगम अब नहीं होगा। अधिगम का पठार सिर्फ ये दिखाता है कि कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है,
रोका गया है या रुक रुक कर, जैसा दोस्तों आया था सुपर टीटी में, अधिगम की अवरुद्ध गति। कैसी गति? अवरुद्ध गति। मतलब दोस्तों क्या है कि रुक रुक के चलने को दिखाता है अधिगम का पठार, न कि अधिगम की समाप्ति को दिखाता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बीप बॉम्बे। दोस्तों मुझे एक बार बताएं क्या आप समझ गए हैं? यस और नो? मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों, मुझे बताएं क्या हम समझ गए हैं? यस, आइए मुझे बताएं क्या हम समझ गए हैं? यस और नो? इसको यस, राइट। मैं आपके उत्तर को देख रहा हूं गाइज। यस यस, ग्रेट। ओके, इसको राइट। ओके, यस, इसको आइए शुरू करते हैं। यस सर, ग्रेट, लेट्स गो। यस, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5, वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया? दोस्तों यहां सुनेंगे, वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया? प्रश्नावली का, दोस्तों निर्धारण मापनी का, साक्षात्कार का, या बुद्धि परीक्षण का? वुडवर्थ ने दोस्तों किसका निर्माण किया सबसे पहले? आइए दोस्तों शुरू करते हैं। गाइज आपने सुना होगा कि प्रश्न, आइए दोस्तों मैं शुरू करता हूं। मैं चाहूंगा एकदम सीधा सीधा पॉइंट पे जाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों ध्यान सुनेंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि प्रश्नावली विधि, देखिए दोस्तों 2 विधियां, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्नोत्तर विधि, और यह दोस्तों किसने दिया है? आप सभी जानते हैं, इसका जनक किसे माना जाता है? सुकरात को। किसको मानते हैं? सुकरात को। दोस्तों पहले जान लें निर्धारण मापनी क्या होती है। निर्धारण मापनी दोस्तों रेटिंग स्केल होती है। क्या? रेटिंग स्केल। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में खिलाड़ियों की रेटिंग आती है, ये नंबर 1 पे हैं, इन्हें इतने पॉइंट्स मिले हैं, ये नंबर 2 पे हैं, और इसके जनक है दोस्तों कौन? इसके जनक हैं फ्रांसिस गॉल्टन। कौन है? फ्रांसिस गॉल्टन। और दोस्तों प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? वुडवर्थ। दोस्तों ध्यान सुनेंगे, प्रश्नोत्तर विधि से अलग है प्रश्नावली विधि, और इसके जनक कौन है? वुडवर्थ। सो द राइट आंसर इज ए फॉर अमेरिका। यस, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। इसको यस, आई चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहां पर कौन सा सिद्धांत लागू होगा? देखेंगे, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले होते हैं तो यहां पे कौन सा नियम लागू होगा? समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, मूल जीवाणु की निरंतरता का नियम, और प्रत्यागमन का नियम। गाइज, और हमने दोस्तों कई बार, आई हैव टेकन दिस थिंग सो मेनी टाइम्स, मैंने कई बार इसको लिया है, और मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। जब माता पिता के बच्चे, तो क्या दमदार सिद्धांत है, और मुझे यकीन है मेरे बच्चों, मैंने इसको बहुत बार लिया है, और मैं जानता हूं आप सही उत्तर देंगे, एकदम सही और बिल्कुल सही उत्तर देंगे दोस्तों। आई नो यू गाइज आर गोइंग टू गिव मी द राइट आंसर। शुरू करते हैं दोस्तों। जब माता पिता के बच्चे विपरीत विशेषताओं वाले, गाइज हम सभी जानते हैं यह मेंडल के नियमों से प्रेरित है। व्हाइट चूहा मिलाने पर व्हाइट चूहा पैदा होता है, यह समानता का नियम है, जिसे कहते हैं समान समान को जन्म देता है। और दोस्तों व्हाइट ब्लैक मिलाने से भी कैसा चूहा पैदा होता है? ब्लैक, अर्थात गायब हो जाता है गुण। कौन सा? सफेद वाला जो कमजोर है। अगर माता पिता विपरीत गुणों वाले होंगे तो संतान में किसी एक का गुण हावी होगा, अर्थात असमान कुछ वेरिएशन पाया जाएगा, संपूर्ण कॉम्बिनेशन नहीं होगा माता पिता का। यह विभिन्नता का नियम है दोस्तों। यह भी हमारा उत्तर फिलहाल नहीं है। लास्ट में दोस्तों मेंडल ने जो 3rd राउंड लिया उसमें उसने क्या किया कि व्हाइट, अब दोस्तों उसने क्या देखा कि जब व्हाइट ब्लैक मिलाया गया तो भी चूहा सफेद नहीं। भाई मेंडल ने क्या सोचा था कि शायद कुछ चितकबरे, आप जानते हैं जो सफेद काले दोनों होते हैं, धारीदार टाइप के, या कुछ सफेद कुछ काले, पर यहां हर चूहा कैसा पैदा हुआ? काला। दोस्तों अगली बार इसको क्या लगा मेंडल को कि भाई शायद कभी भी व्हाइट ब्लैक मैच करने पर सफेद चूहा नहीं पैदा होगा दोस्तों। पर तीसरे राउंड में क्या हुआ?
व्हाइट वाला तो प्योर रखा गया, प्योर व्हाइट रखा गया, पर अब ध्यान से देखिएगा, ब्लैक प्योर नहीं रखा गया, बल्कि वह ब्लैक रखा गया जो व्हाइट ब्लैक से पैदा हुआ था, या मैं इसे वर्ण संकर काला कह लूं दोस्तों। और यह देखिएगा क्या हुआ, यह पूरी तरह से चौंकाने वाली घटना हुई, और सफेद और काले चूहों का अनुपात 1 और 3 रहा, 1 सफेद चूहा प्लस 3 काले चूहे। तो उसने दोस्तों कहा यह उसकी आशा के विपरीत था। तो दोस्तों प्रत्यागमन का अर्थ होता है उल्टी गंगा बहाना, कुछ आशा का उल्टा होना, इसलिए उसे दोस्तों उसने कहा इसे द लॉ ऑफ रिग्रेशन। क्या बोला? द लॉ ऑफ रिग्रेशन, और इसे हम कहते हैं प्रत्यागमन का नियम। क्या? जब संतान, कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा क्या कि जब कभी कभी आपने देखा होगा माता पिता दोनों जीनियस हैं पर बच्चा मंदबुद्धि, या माता पिता दोनों मंदबुद्धि हैं बच्चा जीनियस है। दोस्तों ये कई बातों का उत्तर देता है। इस नियम को मत सोचिए कोई अपवाद है, अपवाद नहीं दोस्तों। कई बार आपने सुना होगा लोग कहते हैं यार ये आदमी तो पढ़ने में, दोस्तों इनके माता पिता तो कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, ये आदमी IAS ऑफिसर कैसे बन गया है, तो मंदबुद्धि है। तो दोस्तों इसका यह उत्तर है कौन सा नियम? प्रत्यागमन का नियम, कि भैया मंदबुद्धि माता पिता की संतान भी कुशाग्र बुद्धि हो सकती है, यही नियम कहलाता है दोस्तों प्रत्यागमन का नियम। सो द राइट आंसर इज क्या? जब संतान माता पिता के विपरीत गुणों वाली हो, इसे द लॉ ऑफ रेग्रेशन या क्या बोलते हैं, प्रत्यागमन का नियम। दोस्तों आगे चलते हैं। आइए, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है गाइस? ऑप्शन ए जाति भेद, ऑप्शन बी आनुवंशिकता, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी आनुवंशिकता तथा वातावरण। ये दोस्तों सिंपल सी बात क्या है, आई मैं चाहूंगा एक बार आप बताएं, मुझे अच्छा लगेगा गाइस। यस, और हम सब जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है। यस, और सभी जानते हैं दोस्तों कि बालक के सामाजिक विकास में जाति भेद ये सब कोई मायने नहीं रखता। आनुवंशिकता दोस्तों, आनुवंशिकता नहीं, मोटा ताजा भैंसे जैसा गैड़े जैसा होने से कोई सामाजिक हो जाता है? नहीं दोस्तों, सिंपल सी बात है, अच्छे सामाजिक विकास के लिए अच्छा मिलना चाहिए वातावरण। दोस्तों इसका उत्तर डी नहीं होगा, जिसका उत्तर सिर्फ क्या होगा, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सही उत्तर है दोस्तों सी, ओनली सी। गाइज मुझे यकीन है सब लोग यस करें, खास हम समझ रहे हैं, डी नहीं गाइज। आनुवंशिकता नहीं निर्धारित करेगी सामाजिक अन्योन्य क्रिया को दोस्तों। यह वातावरण, वातावरण मतलब दोस्तों यहाँ पे धूप छांव बारिश नहीं, माहौल, जो समाज माहौल देता है। सिंपल सी बात है, समझाता हूं कैसे, समझाता हूं दोस्तों। अगर एक परिवार जो बहुत संकुचित विचारधारा का है, बच्चे को ज्यादा बोलने नहीं देता, बच्चे को बाहर ज्यादा निकलने नहीं देता, अब इसका शरीर वंशानुक्रम खूब हष्ट पुष्ट है, बढ़िया वंशानुक्रम में कुशाग्र बुद्धि है, और दोस्तों जब इसको मिलनसार बनाया ही नहीं जाएगा तो नहीं होगा इसका सामाजिक विकास। तो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी दोस्तों, किसी बच्चे को, और बेहतर समझाता हूं, किसी बच्चे को बचपन से जंगल में छोड़ देंगे, अगर बच्चे को, अगर अभी नहीं तो दोस्तों दूसरा उदाहरण, अगर आपको डाउट होगा आरपी सर गलत बता रहे हैं दोस्तों, दूसरा उदाहरण, मोगली वाली कहानी आपने सुनी होगी। जब बच्चे को ले जाके जंगल में भेज देंगे दोस्तों, तो जंगल के, अब वो बहुत कुशाग्र बुद्धि है, वहां जो सामाजिक विकास होगा वो जंगली जानवरों वाला होगा, वो वैसे चलेगा, नहीं होगा मानव वाला सामाजिक विकास। इसलिए यह नहीं, सिर्फ क्या, वातावरण है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। दोस्तों आएंगे सुपर टीटी के कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था गाइस? मैं जानता हूं मेरे बच्चों आप जानते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का। आइए शुरू करते हैं। कहां से आया गाइज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? तो हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है। ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज द राइट आंसर, गो। आई दोस्तों बड़ी बुरी स्थिति थी, एक ऐसा भी जमाना हुआ करता था जब भारत के स्कूलों में गए, सही से एक कपड़ा नहीं था मिटाने के लिए, पोछा, पोछा टाइप का, जैसे हम गांव में आप टॉप पर पोछा बोलते हैं नॉर्मल सेंस में। दोस्तों कहने का अर्थ क्या है, ये कपड़ा नहीं था व्हाइट बोर्ड, सॉरी ब्लैक बोर्ड को, श्यामपट्ट को मिटाने के लिए। दोस्तों सही से चाक की व्यवस्था नहीं थी लिखने के लिए, शिक्षक को बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, यहां तक कि बच्चों को बैठने के लिए टाट नहीं थी। तो दोस्तों मैक्सिमम नहीं, स्कूलों को मिनिमम शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए
1986 की शिक्षा नीति में नींव रखी गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, आपने पढ़ा होगा। और इसके तहत प्रत्येक विद्यालय को एक बरामदा, 2 कमरे तथा 2 शिक्षकों का प्रावधान किया गया दोस्तों, जिसमें एक महिला हो। और बाद में शुरुआत में इसमें यह दोस्तों सिर्फ किस स्तर पर था? प्राथमिक स्तर पर। बाद में दोस्तों संशोधित शिक्षा नीति 1992 के में इसे प्राथमिक स्तर से उठाकर उच्च प्राथमिक स्तर पर कर दिया गया। और एक और चेंज हुआ, जो 1 कमरा, 2 कमरा और 1 बरामदे का प्रावधान था, उसे 3 कमरे, 1 बरामदा और 3 शिक्षकों में बदल दिया गया। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई गाइस। सही उत्तर क्या है? सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर, अधिगम का मुख्य नियम क्या है? ऐसे शुरू करते हैं। अधिगम का मुख्य नियम क्या है? आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम, तत्परता का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम। दोस्तों सब पढ़ा चुका हूं, सब पढ़ा चुका हूं। ये शुरू करते हैं। आइए, यस, हम सभी जानते हैं दोस्तों, अधिगम के मुख्य और गौड़ नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने। इसलिए मैं चाहूंगा दोस्तों को आप सीधा सीधा उत्तर देंगे और मैं दोस्तों बताऊंगा, सब सारे के सारे बताऊंगा। आइए, आइए, दोस्तों अधिगम के 3 नियम दिए हैं किसने? प्रमुख नियम दिए हैं किसने? थॉर्नडाइक ने। दोस्तों मैं चाहूंगा एक बार देखेंगे तो पहले 3 प्रमुख नियम देखेंगे दोस्तों। तत्परता का नियम, प्रयास या अभ्यास का नियम, और दोस्तों लास्ट में है प्रभाव का नियम। अब 5 गौड़ नियम देखेंगे दोस्तों। 5 गौड़ नियम क्या? बहु प्रतिक्रिया या अनुक्रिया का नियम है दोस्तों। दूसरा क्या है? समानता, माफ करेंगे, मानसिक दशा या मनोवृत्ति का नियम है। मानसिक दशा को मनोवृत्ति भी बोलते हैं दोस्तों। अगला क्या है? सादृश्यता का नियम है। अगला है तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम। और लास्ट वाला दोस्तों क्या है? समर्थता का नियम। और लास्ट वाला है साहचर्यात्मक स्थानांतरण या साहचर्य का नियम गाइस। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्या है? सही अनुक्रिया होने से पहले, मैं पहले दोस्तों गौड़ बता रहा हूं, पहले प्रमुख नहीं बता रहा हूं, पहले गौड़ सुनेंगे। सही अनुक्रिया होने से पहले गलत अनुक्रियाएं बढ़ेगी, यह बहु अनुक्रिया का नियम है दोस्तों। प्राणी बीमार है, नहीं हो पाएगा अधिगम। टेंशन में है, नहीं अधिगम हो पाएगा। अधिगम तभी होगा जब प्राणी मानसिक रूप से स्वस्थ है, मनोवृत्ति का नियम। सादृश्यता, पहले और बाद के अधिगम में जहां तक समानता आएगी, आदमी उससे वहीं तक स्थानांतरित कर पाएगा। तत्वों की पूर्व समर्थता, दिए गए हजारों उद्दीपकों में से प्राणी उसी उद्दीपक का चयन करेगा जो कि दोस्तों उसके आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ हो। देखिए ना, लिखा है तत्वों की पूर्व समर्थता। तो दोस्तों एक गिलास, कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? एक बाइक खड़ी है, एक रोटी रखी है, तो बिल्ली रोटी ले जाएगी, बाइक को थोड़ी खा जाएगी। और लास्ट में क्या है? साहचर्य का नियम। तो दोस्तों आप समझ गए हैं, सिर्फ यह हमारा मैच कर रहा है। क्या? बिल्ली का भूखा रखना उसे तैयार करता है भोजन के लिए, तत्परता का नियम। पहली बार भोजन नहीं मिल पाता, ट्राई करना पड़ता है कई बार, अभ्यास का नियम। भोजन लेकर बिल्ली क्या करना चाहती है? बिल्ली भूख मिटाना चाहती है, संतुष्ट होना चाहती है। और यह दोस्तों प्रभाव का नियम है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो, आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना क्या कहलाई दोस्तों? सुनेंगे, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना क्या कहलाई? वर्धा शिक्षा योजना, प्रारंभिक शिक्षा योजना, साबरमती शिक्षा योजना, उपरोक्त सभी गाइज। आइए शुरू करते हैं इसको। यस, आइए शुरू करते हैं। गांधी जी की शिक्षा योजना क्या कहलाई? वर्धा शिक्षा योजना, प्रारंभिक शिक्षा योजना, साबरमती शिक्षा योजना, उपरोक्त सभी गाइज। तो हम सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं गाइज, सही उत्तर क्या है दोस्तों? 22-23 अक्टूबर, 22-23 अक्टूबर को दोस्तों महाराष्ट्र के वर्धा जगह में, कहा? वर्धा नामक जगह पे दोस्तों ध्यान से सुनेंगे,
गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। दोस्तों इसको न तो प्रारंभिक शिक्षा योजना कहते हैं, न तो साबरमती शिक्षा योजना कहते हैं। इसके दोस्तों दो तीन नाम है, आपने सुना होगा। इसे बेसिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक शिक्षा प्रणाली, बेसिक शिक्षा प्रणाली। और दोस्तों इसीलिए हिंदी में कहते हैं इसे बुनियादी तालीम या बुनियादी शिक्षा प्रणाली भी कह सकते हैं आप। और तीसरा नाम दोस्तों इसका क्या है? वर्धा शिक्षा योजना। सो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। इसको आइए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 12 आइए। गलती करके सीखने की समस्या समाधान की विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने खोजा है? गलती करके सीखने की समस्या समाधान विधि को किस थॉर्नडाइक ने, माफ करिए दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखा? पियाजे सिखाया, खोजा, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इसको। यस, और हम सभी जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है। हम सभी जानते हैं जिसमें टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है। त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? तो उत्तर है दोस्तों किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। यस, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है गाइस? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए एरिक्सन ने, ऑप्शन बी वाइगोस्की ने, ऑप्शन सी वॉटसन ने, ऑप्शन डी फ्रायड ने। आइए शुरू करते हैं। यस, ओके, यस, हम सभी जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है। दोस्तों हम सब जानते हैं फ्रायड। फ्रायड ने दिया है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी कई बार। मनोविश्लेषणवाद दोस्तों जिसमें अचेतन मन के अध्ययन पे जोर दिया जाता है। वाइगोस्की ने दिया है दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। किसका? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और दोस्तों वॉटसन ने क्या दिया है? व्यवहारवाद। और दोस्तों यह कह रहा है मनोसामाजिक, क्या? साइको सोशल थियरी ऑफ डेवलपमेंट। और दोस्तों हम समझ जाते हैं साइको सोशल थियरी ऑफ डेवलपमेंट दोस्तों यह फ्रायड के ही एक शिष्य ने दिया जिनका नाम था एरिक एरिक्सन। किसने दिया? एरिक एरिक्सन ने। दोस्तों इसमें 8 चरण है गाइस। कितने चरण हैं? 8 चरण हैं। और यह दिया है किसने? एरिक एरिक्सन ने। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का ध्यान, माफ करेंगे दोस्तों, अध्यापक का ध्यान होना चाहिए गाइस यहाँ पे। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का ध्यान सबसे ज्यादा किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है? पहला शिक्षण तकनीक पर, आइए, शारीरिक क्षमता पर, वैयक्तिक विभिन्नता पर, पारिवारिक स्थिति पर। हाँ, यहाँ वैयक्तिक होना चाहिए दोस्तों, वैयक्तिक विभिन्नता। आइए इसको गाइज हम सब जानते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर हम जानते गाइज। व्हाट इज द राइट आंसर? एंड द राइट आंसर दोस्तों आज 3000 पहुंचाइए गाइज, 3000 पहुंचाइए मुझे। 3000 पहले क्रॉस कराइए दोस्तों, तब बात होगी। आगे हम सभी जानते गाइज शिक्षण तकनीक। अब देखिए दोस्तों मेरा जड़ और शाखा का नियम, जड़ एवं शाखा का नियम, जड़ एवं शाखा का नियम क्या कहता है दोस्तों को उस ऑप्शन का चयन करिए जिसमें बाकी ऑप्शन पहले से ही समा जाएं। और ऐसा ऑप्शन क्या है दोस्तों कि आप शिक्षक को सबसे ज्यादा, क्योंकि वैयक्तिक विभिन्नता के अनुसार यूज होनी चाहिए शिक्षण तकनीक। वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है शारीरिक क्षमता में, कोई ताकतवर होता है, कोई मजबूत होता है, कोई कम ताकतवर है, यह भी। और दोस्तों पारिवारिक स्थिति, कोई अमीर है गरीब है, इसमें भी वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाएगी। पर दोस्तों सबसे मूल शब्द क्या है? वैयक्तिक विभिन्नता। हमारा सबसे ज्यादा ध्यान किस पे होना चाहिए? उत्तर है किस पे? वैयक्तिक विभिन्नता पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे चलेंगे दोस्तों। तो द राइट आंसर इज सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो। स्मृति के चारों अंगों का क्रम। दोस्तों मैंने लगातार वुडवर्थ का यह नियम आपको लगातार क्लासेज में जहां जहां पढ़ाया दोस्तों मैंने बताया है। स्मृति के चारों अंगों का क्रम क्या है? आइए शुरू करते हैं।
स्मृति के चारों अंगों का क्रम क्या है दोस्तों? मैंने बहुत सिखाया है, इसलिए मैं चाहूंगा आप खुद उत्तर दें। सीखना, सभी को दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बैचेज में पढ़ाया है। सीखना, धारण, पुनर्स्मरण, पहचान। धारण, पुनर्स्मरण, सीखना, पहचान। धारण, पुनर्स्मरण, पहचान, सीखना। सीखना, पहचान, धारण, पुनर्स्मरण। गाइस, और मैं जानता हूं मेरे बच्चों आप उत्तर से वाकिफ हैं, हम सब जानते हैं उत्तर क्या है। यस, और उत्तर दोस्तों है क्या कि मैंने आपको दोस्तों बहुत कई बार समझाया मेरे बच्चों, मुझे सीधा इस बार उत्तर दीजिए गाइज। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप मुझे सिर्फ उत्तर दें इस बार, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, आई वुड बी वेरी हैप्पी गाइज, मुझे अच्छा लगेगा। गाइज मैंने आपको क्या बताया था कि स्मृति करने के लिए आप क्या करेंगे, आइए एक बार देखते हैं। सबसे पहले किसी चीज को सीखेंगे तभी तो याद करेंगे, इसलिए पहला चरण क्या है? सीखना। जब आपने कोई चीज सीख ली है तो आप इसे स्मृति में रोकना चाहोगे, टिकाना चाहोगे। यह क्या है? धारण। अब कोई सूचना आपने स्मृति में धारण कर ली, अब आपको नहीं पता है कब चाहिए, पर जब भी चाहिए होगी आप इसे दोबारा याद करेंगे, पुनर्स्मरण। अब दोस्तों एक टाइप की भी हमारे पास कई सूचनाएं होती हैं, हमको पहचानना पड़ेगा कि जैसे दोस्तों सिंपल सी बात है, मैंने आपको लास्ट टाइम कैसे पढ़ाया था कि अगर गणित के 5 सूत्र याद किए गए हैं तो जब याद करेंगे एक तो पांचों याद आएंगे, पर यूज तो कोई एक ही होगा। इसलिए दोस्तों जो उसमें यूज होगा उसे पहचानना पड़ेगा। सो द राइट आंसर इज गाइज व्हाट? अधिगम, धारण, पुनर्स्मरण, पहचान। और दोस्तों स्मृति के इन चारों अंगों का डिवीजन किसने दिया है दोस्तों? वुडवर्थ ने। किसने दिया है? वुडवर्थ ने। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। सही उत्तर ए फॉर अमेरिका। ये आगे चलते गाइज। यस यस, सब लोग यस करें दोस्तों। यस, लेट्स गो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16। SOR सिद्धांत किसके द्वारा प्रसारित किया गया दोस्तों? आइए, प्रस्तावित किया गया दोस्तों, ध्यान से, प्रतिपादित नहीं किया गया गाइस। बहुत ही दमदार और बहुत ही धांसू क्वेश्चन दोस्तों, बहुत दिन से मैं इस क्वेश्चन को ढूंढ रहा था। SOR सिद्धांत किसके द्वारा प्रसारित किया गया? वुडवर्थ, कोहलर, वॉटसन, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। आइए शुरू करते हैं। तो बहुत ही मजेदार, और आज तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने चरम पे लिया है। आइए एक बार देखते हैं दोस्तों क्या है। आइए शुरू करते हैं गाइज। SOR सिद्धांत मैंने आपको बहुत बार समझाया है। S का अर्थ है उद्दीपक और O का अर्थ है ऑर्गेनिज्म या प्राणी, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। और R है दोस्तों क्या? अनुक्रिया। क्या? बहुत ही दमदार दोस्तों। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कई लोगों ने करेक्ट किया, उनमें से एक थे वुडवर्थ साहब। कौन? वुडवर्थ। और दोस्तों मैंने कई बार इसको आपको बताया क्या कि उद्दीपक होने पर भी जरूरी नहीं है कि होगी क्या? अनुक्रिया। चाहे प्राणी तत्पर क्यों ना हो, इसलिए बाधा के रूप में प्राणी को डाल दिया। और उसने कहा इसके अलावा क्षमता भी तो होनी चाहिए, इच्छा भी तो होनी चाहिए। भाई अब आप बोल रहे हो क्या कि भाई एक काम करो, एक आदमी भैया 1 लाख की नौकरी कर रहा है, अब उसको बोलोगे सुनो भाई चलो मेरे घर में नाश्ता बना दो भाई, मैं 5 रुपए दूंगा। यहां दोस्तों 5 रुपए उद्दीपक है, इसके चक्कर में नाश्ता बनाने की होनी चाहिए अनुक्रिया, पर 1 लाख कमाने वाला 5 रुपए में नाश्ता बनाने क्यों जाएगा? अर्थात नहीं है किसकी इच्छा? प्राणी। उद्दीपक का होना, मुझे यकीन है दोस्तों आप समझ गए हैं, उद्दीपक का होना यह निश्चित नहीं करता कि अनुक्रिया होगी ही, इसके लिए प्राणी की इच्छा होना भी गाइस क्या है? जरूरी है। अभी दोस्तों असली कहानी तो अभी भी शुरू हुई है दोस्तों। अब आप देखिए दोस्तों, इस सिद्धांत को प्रसारित और प्रस्तावित वॉटसन ने किया था गाइस। किसने किया था? वॉटसन ने। जबकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? वुडवर्थ ने। दोस्तों बहुत ही बड़ा फैक्ट, उत्तर प्रदेश टीटी में दोस्तों 2 बार आ चुका है। SOR सिद्धांत का प्रस्ताव, प्रसारण किया किसने? हमारे वॉटसन साहब ने। पर इस सिद्धांत के एक्चुअल प्रतिपादक कौन है? वुडवर्थ है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी, न कि वॉट ए। सही उत्तर क्या है दोस्तों? सी। अगर यहां पर पूछता क्या कि कौन है इसके प्रतिपादक, तो दोस्तों उत्तर होता क्या? वुडवर्थ। अरे पूछ रहा है प्रसारण करता, प्रस्तावक। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई, वॉटसन। जेबी वॉटसन। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसने किया दोस्तों? आइए हम सभी जानते गाइज, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। आइए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए साइमंड के द्वारा,
बी मरे द्वारा, सी बेलाक द्वारा, डी फोर्ट जिमैन द्वारा। आइए शुरू करते हैं। यस यस तो हम सभी जानते हैं दो परीक्षण है, एक है दोस्तों टीएटी है और दूसरा है सीएटी है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और दोस्तों दूसरे का नाम है चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट, बाल अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जिसे हम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण करते हैं दोस्तों, यह एक व्यक्तित्व परीक्षण है। कैसा परीक्षण है? व्यक्तित्व परीक्षण है। और दोस्तों इसे किसने बनाया है दोस्तों? यस और इसे बनाया दोस्तों मुरे ने या मरे ने। यह सही है गाइज। और दोस्तों अब आपको बता रहा हूं, इसमें दोस्तों 31 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 30 कार्ड, 10 जो सिर्फ। आइए दोस्तों 30 कार्ड का एक बार मैं आपको थोड़ा सा वर्णन दे दूं। आइए शुरू करते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण एक व्यक्तित्व परीक्षण है और एक प्रक्षेपी परीक्षण है। कैसा परीक्षण है? प्रक्षेपी परीक्षण है। और इसमें कितने कार्ड होते हैं दोस्तों? 30 कार्ड होते हैं। 10 मेन आर बॉयज, क्या लिखा होता है? पुरुष या लड़के। 10 वीमेन्स आर गर्ल्स, महिलाएं या लड़कियां। और दोस्तों 10 दोनों के, बोथ। दोस्तों जनरली 30 कार्ड होते हैं गाइज। किसी किसी बुक में आपको 31 कार्ड मिलेगा। तो दोस्तों वो एक कार्ड खाली कार्ड होता है। कैसे होता है? खाली कार्ड होता है जिसमें जिस पर टेस्ट किया जा रहा है उसके रिएक्शन लिखे जाते हैं। यह मरे ने दिया है दोस्तों। पर अब दोस्तों अगला है कि सीएटी क्या है। दोस्तों हुआ क्या कि जो बुजुर्गों के लिए चित्र बनाए गए थे, लड़कों के लिए, उसमें बुढ़े, पुरुष, स्त्री, महिलाएं। अब दोस्तों बच्चे को ये सब दिखाओगे तो बच्चा दोस्तों इससे भाग जाएगा। यार दाढ़ी वाला आदमी क्यों देखेगा? बच्चे को पसंद है क्या? जानवर, कुत्ते, बिल्ली, शेर, भालू, ये टाइप के खिलौने। तो दोस्तों इसलिए बच्चों पर यह टेस्ट अलग से जानवरों, कुत्तों, बिल्लियों के साथ बनाया किसने दोस्तों? लियोपोल्ड बेलक ने या ब्लैक ने, या तमाम नाम देखेंगे, लियोपोल्ड बेलाक ने। और इसमें होते हैं दोस्तों 10 कार्ड। कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड। और सभी कार्ड पर किसके चित्र हैं? जानवरों के चित्र हैं। क्योंकि बच्चा दोस्तों एक बुजुर्ग से ज्यादा जानवरों की दुनिया में होता है। तो यह बनाया है बेलाक ने। पर क्योंकि यहां दोस्तों सीएटी नहीं टीएटी पूछा गया है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? मरे। इसको शुरू करते हैं। यस ट्रू, हमारा उत्तर दोस्तों मरे होगा। हमारा उत्तर बेलक तब होता दोस्तों जब टीएटी ने पूछ के क्या पढ़ता? बाल अंतर्बोध परीक्षण। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी, लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 18। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। मोटिवेशन इज द पाथवे ऑफ लर्निंग। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया कोटेशन, आप इसको प्लीज अपने नोट्स में लिखेंगे दोस्तों। राइट इट इन नोट्स, बड़ा फेमस है दोस्तों। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए विलियम लेविस, वुडवर्थ, स्किनर, पावलोव। शुरू करते हैं दोस्तों। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। और यह कहा है दोस्तों किसने? यह कहा है हमारे स्किनर साहब ने दोस्तों। सही उत्तर है सी, चेन्नई इज द राइट आंसर। स्किनर इज द राइट आंसर। बहुत फेमस है दोस्तों, बहुत फेमस कोटेशन है। इसको मैं चाहूंगा आप अपने नोट्स में ले लें। सी इज द राइट आंसर। इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हल का प्रबलन का सिद्धांत में कुल स्वयं सिद्ध प्रमेयों की संख्या कितनी है गाइस? हल के प्रबलन के सिद्धांत में कुल स्वयं सिद्ध प्रमेयों की संख्या कितनी है गाइस? देखिए दोस्तों आज कुछ मजेदार क्वेश्चन ही चल रहे हैं गाइस। इत्तेफाक है कि चैप्टर कई जगह पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि आज के डेट में उसमें दोस्तों 17 संकल्पनाएं हैं। क्या? 17 संकल्पनाएं हैं और 133 प्रमेय हैं दोस्तों।
अब प्रश्न है ये स्वयं सिद्ध, दोस्तों पूछा गया है 2018 या 2017 के यूपीटीटी में पूछा गया है, वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने अपने सिद्धांत में स्वयं सिद्ध प्रमेयों का प्रयोग किया। दोस्तों तो ध्यान सुनेंगे, कुल स्वयं सिद्ध प्रमेय कितने हैं 133। 17 क्या है संकल्पनाएं, इसे दोस्तों हम बोलते थे पोस्टुलेट्स। आपने पोस्टुलेट्स या पोस्टुलेट्स, आजकल इसके बहुत प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों। तो होता क्या था कि पहले एक संकल्पना को लेते थे कौन, हल। अगर वह संकल्पना दोस्तों सिद्ध हो जाती थी तो क्या बन जाती थी, वह एक प्रमेय बन जाती थी। क्या, संकल्पना सिद्ध। जैसे दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अब यह शुरू में संकल्पना है भाई, जब तक सिद्ध नहीं हुई तब तक कल्पना है, पर जब वो सिद्ध हो गई तो थ्योरम बन गई, नहीं रह गई क्या कल्पना। दोस्तों इस प्रकार से आप देखोगे तो टोटल संकल्पनाओं की संख्या कितनी होगी 150। लेकिन क्योंकि इसमें से 133 प्रमेय बन चुके हैं और सिर्फ 17 संकल्पनाएं बची हैं, सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। सही उत्तर क्या है दोस्तों, ए फॉर अमेरिका। इसको आइए शुरू करते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर, आइए, संप्रत्यय निर्माण का पहला चरण क्या है दोस्तों। संप्रत्यय निर्माण का पहला चरण क्या है दोस्तों, बहुत बार ले चुका हूं, बहुत बार ले चुका हूं मैं। आइए आइए, हम सभी जानते हैं क्या है। यस, दोस्तों हम सभी जानते हैं किसी चीज का संप्रत्यय बनाने के लिए सबसे पहले उसको देखना समझना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कुत्ता भौंकता है, यह पहले देखेंगे समझेंगे तभी तो बोलेंगे भौंकना कुत्ते का गुण है। तो सबसे पहले हमें जानकारी मिलनी चाहिए, सूचना का अर्थ समझा जाना चाहिए। इसलिए पहला चरण क्या है दोस्तों, आई नो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर दोस्तों, एक बार उत्तर के लिए मैं वेट कर रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। इसलिए पहला चरण है मेरे बच्चों, थैंक यू गाइज, हमने क्रॉस कर दिया है आज, बहुत अच्छा लगा गाइज, काफी दिनों बाद आज मुलाकात हुई दोस्तों। अब हम हैं किस पे, अब हम हैं यस राइट 3489 पे है दोस्तों। मुझे बताएं कैसा लगा, एक बार बताएं दोस्तों, हाउ इज द जोश। एक बार आपके उत्तर देख रहा हूं दोस्तों, यस। और हम पहुंच चुके हैं गाइज यस 3481 पे, यस। तो बहुत बढ़िया गाइज, मुझे अच्छा लगा दोस्तों, यस। आपसे द राइट आंसर इज गोइंग टू बी प्रत्यक्षीकरण। पहले देखेंगे तभी तो बनाएंगे दोस्तों। पहले बताएं कैसी लगी आज की यह प्रैक्टिस दोस्तों। सबसे पहले मुझे बताएं हाउ वाज द प्रैक्टिस, काफी थोड़ा 2-3 दिन बाद कैसी लगी प्रैक्टिस, थोड़ा सा बताएं, अच्छा लगेगा। यस राइट 3500 पे दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, थैंक यू गाइज। 3500 पे वी आर जस्ट वर्किंग ऑन 3500 नाउ। मुझे बताया जाए दोस्तों कैसी लगी प्रैक्टिस, यस राइट। आइए स्मार्ट योगेंद्र केसरी, योगेंद्र जी बहुत बढ़िया लगा दोस्तों। योगेंद्र जी का एक मैसेज पढ़ना चाहूँगा, जो मैं चाहूँगा कि आप भी पढ़े दोस्तों। ऑनलाइन क्लास में दोस्तों मैं अधिगम पढ़ा रहा हूँ, तो योगेंद्र जी का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं चाहूँगा एक बार आप भी सुने। गुरुजी आपने ऐप पर फीडबैक देने के लिए बोला था सर, आपने लर्निंग चैप्टर में गुथरी, टॉलमैन, थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर, इयान पावलॉव को के प्रिंसिपल को शानदार तरीके से पढ़ाया है सर, थैंक यू। कोई बात नहीं, आपका आपका स्वागत है। इट्स योगेंद्र जी मुझे बस दोस्तों फीडबैक हमेशा बोलता हूँ यार, टीचर एक एक्टर की तरह होता है, एक कलाकार एक एक्टर होता है गाइज, उसका असली फीडबैक खुद वो नहीं होता, आप स्टूडेंट ही दोस्तों मुझे फीडबैक देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा योगेंद्र जी, थैंक यू। मुझे अच्छा लगा दोस्तों आप इस मंच पे मुझे दे रहे हैं, आपने बेबाक लिखा और मुझे यकीन है कि दोस्तों आपको जरूर निश्चित ही दिस लेक्चर इज गोइंग टू डू। थैंक यू दोस्तों। फिर आ गए गाइज, यस बिल्कुल आ गए हैं योगेंद्र जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर फीडबैक, यस। आइए तो चलेंगे दोस्तों कल से फिर, यस चलिए हम देखेंगे दोस्तों, थैंक यू। आइए कल फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू गाइस, थैंक यू।